ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मासी के मुंह से यह बात सुनकर किशन मामा को हैरानी जरूर हुई थी, मगर उन्हें विश्वास था कि अंजलि मामी और अनिका कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मल्होत्रा परिवार किसी मुसीबत में फंस जाए। भले ही किशन मामा यह नहीं जानते थे कि अंजलि मामी और अनिका आखिर कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, मगर पूरे विश्वास के साथ किशन मामा ने शीला मासी से कहा, मुझे पूरा भरोसा है मेरी बच्ची पर, वह कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे परिवार को किसी भी तरह का नुकसान उठाना पड़े। किशन मामा के मुंह से यह बात सुनते ही अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए शीला मासी ने कहा, ठीक है, तब तो मुझे लगता है कि मेरी बात यहाँ रखने का कोई फायदा ही नहीं होने वाला। अब बस हमें बैठकर सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करना होगा कि कब आहूजा परिवार को उस प्रॉपर्टी डील से मोटा मुनाफा हो और हमारी कंपनी पर ताला लगते हुए हमें नजर आए। तुम्हें ना तो पैसे कमाने में कोई दिलचस्पी है और न ही प्रॉफिट करने में, और कहीं न कहीं तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से मल्होत्रा फार्मेसी और हमारे परिवार की आज यह हालत है। शीला मासी किशन मामा को यह कड़वी बात कहकर वहां से निकल गई थी। ये सच था, कहीं न कहीं किशन मामा इसीलिए अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाए थे, क्योंकि वह कहीं न कहीं एक बहुत अच्छे इंसान थे। बिजनेस राइवलरी, बिजनेस कंपटीशन में खेले जाने वाले पॉलिटिक्स में कहीं न कहीं किशन मामा बहुत कमजोर थे। और किसी हद तक शीला मासी की यह बात भी सही थी। किशन मामा के नेक दिल रवैये की वजह से मल्होत्रा फार्मेसी उतना प्रॉफिट नहीं कर पाई जो दूसरे बिजनेसमैन अक्सर कर लिया करते थे। डॉक्टर शालिनी तेजी से अपनी कार चलाकर हाईवे पर पहुंची थी। तभी डॉक्टर शालिनी को एक ख्याल आते ही डॉक्टर शालिनी ने जोर से ब्रेक पर अपने पांव रख दिया। डॉक्टर शालिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने सोचा कुछ और भी हो जाए, आज वह किसी भी तरह रोहित मारवा से मिलकर रहेगी। अपनी गाड़ी फिर से रोहित मारवा की बिला की ओर मुड़ते हुए डॉक्टर शालिनी तेजी से कार चलाने लगी। सुबह उठने के बाद से लेकर अब तक डॉक्टर शालिनी रोहित को मिलने के लिए इतनी उतावली थी कि सुबह से अब तक उसने एक घूंट पानी तक नहीं पिया था। प्यास की वजह से डॉक्टर शालिनी का गला सूखने लगा था, मगर इस वक्त जो बेइज्जती की आग डॉक्टर शालिनी के आगे जल रही थी वह इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। लगभग रोहित मारवा के बंगले के गेट के पास 3 घंटे वेट करने के बाद डॉक्टर शालिनी की नजर गेट से बाहर निकलते हुए रोहित मारवा की गाड़ी पर पड़ी। जैसे ही मारवा हाउस का गेट खुला, एक लंबी सी काली गाड़ी में रोहित मारवा कहीं जाने के लिए निकला था। जैसे ही गाड़ी मेन रोड पर पहुंचने लगी, डॉक्टर शालिनी ने तेजी से अपनी गाड़ी रोहित की गाड़ी के सामने लाकर रोहित की गाड़ी को बीच रास्ते में ही रोक लिया। रोहित मारवा हमेशा से अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ही निकलता था। रोहित को एक बात अच्छी तरह से पता थी कि बिजनेस की दुनिया में रहते हुए रोहित के काफी दुश्मन खड़े हो गए थे, जो किसी भी वक्त रोहित या आर्यन पर अटैक कर सकते थे। यहाँ तक कि जब आर्यन 3-4 साल का था तब एक बार आर्यन को किडनैप भी कर लिया गया था। रोहित जब भी आर्यन को लेकर बाहर निकलता, वह हमेशा एक्स्ट्रा केयरफुल रहता अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर। इस वक्त रोहित आर्यन के साथ लंच करने जा रहा था, मगर आर्यन और रोहित की गाड़ी के आसपास और गाड़ी के अंदर 8 बॉडीगार्ड मौजूद थे। अपनी गाड़ी को रोहित मारवा की गाड़ी के ठीक सामने रोकते हुए डॉक्टर शालिनी तेजी से अपनी गाड़ी से उतरी और रोहित की गाड़ी के सामने आकर अपने दोनों हाथ हवा में हिलाते हुए कहने लगी, मिस्टर मारवा, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज अर्जेंट। तभी उस काली गाड़ी के ठीक बीच वाले कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला। रोहित की कार के शीशे टिंटेड ब्लैंक थे। जिसके अंदर कौन बैठा है ये बाहर खड़ा आदमी नहीं देख सकता था। दरवाजा खुलने पर डॉक्टर शालिनी को लगा कि अब रोहित बाहर निकलकर उससे बात करेगा, मगर यह देखकर डॉक्टर शालिनी हैरान हो गई कि जो आदमी दरवाजा खोलकर नीचे उतरा था वह रोहित मारवा नहीं बल्कि रोहित का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल था। अब्दुल ने नीचे उतरकर अपना सूट ठीक किया और फिर शालिनी का हाथ जोर से पकड़ते हुए उसे रोहित की कार के सामने से हटाया। दर्द महसूस करते ही डॉक्टर शालिनी के मुंह से चीख निकल गई। हैरान होकर डॉक्टर शालिनी अब्दुल को देखने लगी और फिर अचानक ही जोर जोर से आवाज देते हुए डॉक्टर शालिनी रोहित को बुलाने लगी। शालिनी ने कई बार रोहित को बुलाने की कोशिश की, मगर वह लंबी काली गाड़ी जिसके अंदर रोहित बैठा था वह कुछ ही सेकंड में वहां से चली गई। रोहित की कार के पीछे जो जीप चल रही थी वह डॉक्टर शालिनी और अब्दुल के पास आकर रुकी।
अब्दुल ने शालिनी का हाथ छोड़ते हुए कहा, मिस्टर मारवा को इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है डॉक्टर शालिनी। कोई अगर उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ब्रेक करने की कोशिश करे तो यह बात वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, और मेरा कहा माने तो आप भी आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा जिससे हमें कोई स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़े, वो भी आपके खिलाफ। दूर जा रहे रोहित की कार को देखते हुए डॉक्टर शालिनी ने अपने बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए सिक्योरिटी हेड अब्दुल की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मिस्टर अब्दुल, मेरी तरफ से मिस्टर मारवा को एक मैसेज जरूर भेज दीजिएगा। मुझे उनसे एक बहुत ही अर्जेंट बात करनी है और यह बात उनके बेटे से रिलेटेड है, इसलिए मुझे पर्सनली उनसे मिलकर बात करनी होगी। अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अब्दुल ने शालिनी से कहा, डॉक्टर शालिनी, आपको मिस्टर मारवा से मिलकर पर्सनली जो भी बात करनी है वह मुझसे कहिए। मैंने अपने करियर में काफी ऐसे लोगों को देखा है जो किसी न किसी बहाने मिस्टर मारवा के नजदीक आना चाहते हैं और उसके बाद उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनमें से एक बहाना मैंने कई बार सुना है जो अभी अभी आपने दिया है, या तो आप ट्राई करना छोड़ दीजिए या कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ कर आइए जिससे आप मुझे चकमा दे सके। अब्दुल की यह बात सुनकर डॉक्टर शालिनी शॉक हो गई थी। जीप में बैठने से पहले एक बार फिर अब्दुल ने मुड़कर डॉक्टर शालिनी की ओर देखा और कहा, तुम एक काम कर सकती हो, तुम्हें उनके बेटे के बारे में जो कुछ भी कहना है वह तुम मुझसे कह सकती हो। अगर सचमुच कोई ऐसी बात है जिस पर मिस्टर मारवा को ध्यान देना चाहिए तो मैं जरूर उन तक तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा। डॉक्टर शालिनी के इंटेंशन अब्दुल ने उनकी आंखों में पढ़ लिए थे। शालिनी को इस वक्त अब्दुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर डॉक्टर शालिनी के पास और कोई चारा भी नहीं था। अगर अब डॉक्टर शालिनी किसी तरह रोहित मारवा से मिलना चाहती थी तो उसके पास सिर्फ एक ही जरिया था और वह था अब्दुल। डॉक्टर शालिनी ने अपने पर्स से टिश्यू पेपर निकालकर अपने चेहरे को टॉप करते हुए अब्दुल से कहा, देखिए मिस्टर अब्दुल, मुझे कल रात ही आर्यन के बारे में एक ऐसी चीज पता चली है जो मिस्टर रोहित को जानना बहुत जरूरी है। दरअसल आर्यन एक लाइव स्ट्रीमर है, वो एक गेमर है। मिस्टर मारवा हमेशा से इन चीजों के खिलाफ रहे हैं और अपने डैडी से छुपाकर आर्यन जो कुछ भी कर रहा है वह मिस्टर मारवा को पता चलना बहुत जरूरी है। आप तो जानते हैं कि अगर बच्चों को इस चीज की आदत एक बार पड़ जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर शालिनी की ये बात सुनते ही अब्दुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अपना सर खुजलाते हुए अब्दुल ने डॉक्टर शालिनी से कहा, यह सब तुम इसलिए कर रही हो ना कि तुम हमारे बॉस रोहित मारवा के करीब आ सको, मगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा यह झूठ बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। आर्यन एक बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा बच्चा है। इस तरह की गेमिंग और यह सब जो कुछ भी आप कह रही हैं वह आर्यन कभी नहीं कर सकता। अरे जो लड़का ठीक से बात नहीं कर सकता यह सब कैसे कर सकता है। अब्दुल की बात सुनकर शालिनी ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए थोड़ी सी इरिटेशन में अब्दुल से कहा, देखो मैं जो कह रही हूँ वह सब कुछ सच है। अरे वह सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेडिंग लिस्ट में शामिल है, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते हो। डॉक्टर शालिनी की बात पर हैरान होते हुए अब्दुल ने डॉक्टर शालिनी से कहा, अगर यह सच है तो मुझे दिखाओ। डॉक्टर शालिनी ने अपनी कार के पैसेंजर सीट से अपना फोन उठाया। अब्दुल ने देखा कि डॉक्टर शालिनी की फोन स्क्रीन बुरी तरह से टूट चुकी थी। वह शालिनी की ओर देखने लगा। अब्दुल के रिएक्शन को नजरअंदाज करते हुए अपने फोन में कुछ सर्च करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद शालिनी ने अपने गले की खराश मिटाते हुए अब्दुल से कहा, देखो मुझे लगता है कि यह बात मुझे सिर्फ रोहित मारवा से ही करनी चाहिए, न कि उसके किसी एम्प्लॉय से। आप एक काम कीजिएगा, रोहित से कह दीजिएगा कि वह सोशल मीडिया अकाउंट पर मेरे फ्रेंड बन जाएं और फिर मैं उन्हें मैसेज भेज दूंगी। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। इससे ना मैं आपके बॉस को पर्सनली मिलूंगी और ना ही कोई सिक्योरिटी का इशू होगा। अगर आपको लगता है कि रोहित मारवा को अपने बेटे के बारे में सच जानना जरूरी है तो आप मिस्टर रोहित को मेरा यह मैसेज जरूर पहुंचा दीजिएगा। शालिनी की बातों को सुनकर अब अब्दुल को इस बात का एहसास हो गया था कि शायद शालिनी जो बात रोहित मारवा से कहना चाहती थी वह सच हो सकती थी। इसलिए अपनी जीप में बैठने से पहले अब्दुल ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए डॉक्टर शालिनी से कहा, ठीक है, मैं मिस्टर मारवा को बता दूंगा। जैसे ही अब्दुल ने अपनी बात पूरी की, अब्दुल ने ड्राइवर को इशारा करके जीप को आगे बढ़ाने को कहा। ड्राइवर तेजी से जीप चलाने लगा। जितनी देर अब्दुल ने शालिनी के साथ बात की थी उतनी देर में रोहित मारवा की गाड़ी काफी आगे निकल गई थी। इसलिए उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए ड्राइवर जीप तेजी से चलाने लगा।
पीछे बैठे एक बॉडीगार्ड ने अब्दुल से पूछा, सर वह औरत आपसे क्या बात कर रही थी? अब्दुल ने एक हल्की सी मुस्कान देते हुए उस बॉडीगार्ड की बात का जवाब दिया, यह कैसे हो सकता है? कह रही थी कि आर्यन बाबा एक क्या कहते हो उसे, हाँ लाइव स्ट्रीमर, एक गेमर है। पक्का यह औरत झूठ बोल रही थी। भला इतना सीधा साधा दिखने वाला आर्यन बाबा यह सब कैसे कर सकते हैं? तभी अब्दुल को मनाली वाली घटना याद आई जब अनिका ने अब्दुल से कहा था कि अनिका का एक मैसेज रोहित मारवा तक पहुंचाना था और अब्दुल ने वह मैसेज अपने बॉस तक पहुंचाना जरूरी नहीं समझा था। तब रोहित मारवा अब्दुल को फटकार लगाकर उसकी ट्रांसफर बेंगलुरु कर दी थी। कहीं न कहीं अब्दुल को यह डर सता रहा था कि डॉक्टर शालिनी का मैसेज उसने अगर रोहित मारवा तक नहीं पहुंचाया तो फिर कहीं अब्दुल को रोहित के गुस्से का शिकार न बनना पड़े। पीछे बैठे बॉडीगार्ड के पास से अपना फोन लेते हुए अब्दुल ने कहा, जरा मुझे मेरा फोन दो, इस बात को मुझे अभी चेक करना होगा। अपना फोन हाथ में लेकर अब्दुल ने सोशल मीडिया एप्स में लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद अब्दुल ने आज के टॉप ट्रेडिंग लिस्ट को पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब्दुल यह बात को जानकर रिलैक्स हो गया कि आर्यन का नाम इस पूरी ट्रेडिंग लिस्ट में कहीं भी नहीं थी, मगर डॉक्टर शालिनी की बातों ने अब्दुल के मन में एक शक के बीज जरूर बो दिया था। थोड़े दिन पहले बर्थडे पार्टी के बाद रोहित ने अब्दुल से एक सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एप्स बनाने को कहा था। तभी अब्दुल और चिराग मेहता ने अपने IT डिपार्टमेंट से बात करके इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने की रिक्वेस्ट की थी। थोड़ी देर बाद अब्दुल की जीप बिल्कुल आर्यन और रोहित की कार के पीछे पहुंच गई थी। अब्दुल ने थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद IT डिपार्टमेंट के हेड को फोन लगाते हुए पूछा, क्या वह स्क्रीनिंग सिस्टम जो मिस्टर मारवा ने तैयार करने को कहा था वह रेडी हो चुकी है? सामने से आवाज आई, देखिए मेरे काफी लोग दिन रात उसी एप्स को बनाने में लगे हैं, मुझे लगता है आज रात तक आपका काम जरूर हो जाएगा। अब्दुल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, जैसे ही हो जाए आप मुझे वह भेज देना। यह कहते हुए एक गहरे सोच में डूबे हुए अब्दुल ने फोन काट दिया। अब्दुल एक जरूर पढ़ा लिखा सिक्योरिटी इंचार्ज था, मगर आज अब्दुल को इस बात का एहसास हुआ था कि अगर रोहित मारवा जैसे बड़े इंसान की सिक्योरिटी पुल प्रूफ बननी है तो अब्दुल को एक नई टेक्नोलॉजी से अच्छी तरह वाकिफ होना पड़ेगा। और अब्दुल यह भी अच्छी तरह से जान चुका था कि कौन से मैसेज रोहित तक पहुंचाने हैं और कौन से फिल्टर करके नहीं पहुंचाने थे। यह बात उसे अच्छी तरह से समझ आ गई थी। आज के बाद में अनिका के सारे मैसेज रोहित सर तक पहुंचा दूंगा और बाकी हर शख्स के मैसेज को अब्दुल के थ्रू फिल्टर होकर जाना होगा। यह बात अब्दुल ने अपने स्टाफ को भी अच्छी तरह से समझा दी थी। अब्दुल इस बात को लेकर भी काफी परेशान था कि डॉक्टर शालिनी की बात को लेकर उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्या सचमुच रोहित मारवा को यह कहना चाहिए कि वह डॉक्टर शालिनी को अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर ले? क्या यह रोहित मारवा के लिए एक बड़ी थ्रेट साबित हो सकती थी? अब्दुल को एक बात अच्छी तरह से पता थी कि जरूर डॉक्टर शालिनी कोई प्लानिंग कर रही थी और उस प्लानिंग के जरिए वो किसी भी तरह रोहित मारवा के करीब पहुंचना चाहती थी। बहुत जल्द रोहित मारवा की कार काफिला एक शानदार रेस्टोरेंट में एंटर हुआ। रोहित मारवा और आर्यन का दरवाजा खोलते हुए अब्दुल उन दोनों के पीछे चलने लगा। जैसे ही रोहित और आर्यन पहले से रिजर्व किए हुए प्राइवेट रूम में पहुंचे, अब्दुल ने रूम और आसपास के एनवायरनमेंट की तलाशी ली और तसल्ली कर ली कि हर जगह सब कुछ बिल्कुल सेफ है। अब्दुल ने सोच लिया था कि शालिनी वाली बात रोहित को करने से पहले वह उस बात का अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। उसके बाद ही वह किसी नतीजे पे पहुंचेगा कि यह बात उसे रोहित तक पहुंचानी चाहिए या नहीं। खाना खाने के बाद जब रोहित और आर्यन अपने घर वापस जाने लगे, तब अब्दुल ने रोहित और आर्यन के साथ बैठे बॉडीगार्ड से कहा कि वह पीछे वाली जीप में आ जाएं और ड्राइवर के बगल में अब्दुल बैठ गया। अब्दुल अभी सोच ही रहा था कि वह शालिनी वाली बात की शुरुआत कहां से करे। तभी हाईवे पर अब्दुल का ध्यान रियर व्यू मिरर में पड़ा। बाइक पर कुछ लोग रोहित मारवा का पीछा कर रहे थे। बाइक पर डबल सीट में हेलमेट पहने कई सारे लोग रोहित और आर्यन का पीछा कर रहे थे। मोटरसाइकिल पर सवार लोगों को रियर व्यू मिरर में देखकर अब्दुल ने अपने पूरे सिक्योरिटी टीम को हाई अलर्ट पर रख दिया था। रोहित ने आर्यन का ध्यान भटकाने के लिए आर्यन को अपने स्टडी से रिलेटेड सवाल पूछना शुरू कर दिया। इतनी अच्छी तरह से लंच पर ट्रीट करने के बाद अचानक ही रोहित का ऐसा बिहेवियर आर्यन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आर्यन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके डैड नहीं चाहते थे कि आर्यन पीछा करते हुए लोगों को देखकर डर जाए। अचानक मोटरसाइकिल का काफिला रोहित की कार के ठीक बगल में आकर
रोहित की कार की स्पीड को मैच करते हुए रोहित की कार के साथ चलने लगा। कुछ देर कार की ओर घूरने के बाद वह मोटरसाइकिलिस्ट अपनी स्पीड तेज करते हुए रोहित और आर्यन की कार से आगे निकल गए। अब्दुल ने पीछे मुड़कर रोहित से कहा, सर, मुझे लगता है वह कोई आम मोटरसाइकिलिस्ट थे। इन लोगों का यह स्टूपिड तरीका आजकल दिल्ली में बहुत बढ़ गया है। तेज मोटरसाइकिल चलाते हुए एक शहर से दूसरे शहर बस कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है यह लोग भी उन्हीं यंगस्ट गैंग का हिस्सा थे। रोहित को यह तो पता नहीं था कि अब्दुल ने अभी अभी उसे जो एक्सप्लेनेशन दिया था वह सच था या नहीं, मगर रोहित के मन में आर्यन के सिक्योरिटी को लेकर एक डर जरूर बैठ गया था। रोहित अब बार बार अपने आसपास चल रहे बाइसिकल को देखने लगा था। जब अब्दुल ने रियर व्यू से पीछे बैठे रोहित की आंखों का डर पढ़ा तो अब्दुल ने पीछे मुड़ते हुए रोहित से कहा, सर, यह काम आपका नहीं है, यह काम मेरा है और मेरी टीम का है। आप बेफिक्र होकर रिलैक्स कीजिए। रोहित को अब्दुल की बात पर भरोसा जरूर था, मगर जहां तक आर्यन की सिक्योरिटी का सवाल था, रोहित अपने आप पर भी विश्वास नहीं करने वाला था। थोड़ी देर बाद रोहित की कार मारवा हाउस वापस पहुंच गई। मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल होकर जब कार मेन बंगलो की ओर मुड़ी तब पीछे झाड़ियों में रोहित ने कोई हरकतें होती हुई देखी। कार से उतरते ही रोहित ने अब्दुल से कहा, कुछ बिन बुलाए मेहमान हमारे विला में दाखिल हो गए हैं। रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही अब्दुल सावधान हो गया था। अब्दुल ने इशारे से रोहित को घर के अंदर जाने को कहा और जाते ही रोहित ने आर्यन को अपने रूम में जाकर कुछ देर आराम करने के लिए कहा। जैसे ही आर्यन अपने बेडरूम में गया, रोहित ने आर्यन का रूम बाहर से लॉक कर दिया और वह जाकर हॉल में अब्दुल के अगले इंफॉर्मेशन का वेट करने लगा। ठीक 5 मिनट बाद अब्दुल ने बग्गा को रोहित के सामने लाकर पटक दिया। बग्गा का सर इतनी जोर से टी पॉट पर लगा था कि कांच की टी पॉट एक ही झटके से टूट गई। रोहित ने जब बग्गा का चेहरा देखा तो रोहित का ध्यान बग्गा के चेहरे पर बने उस गहरे पुराने निशान पर गया, जिसे देखकर रोहित को इस बात का एहसास हो चुका था कि बग्गा जरूर कोई ऐसा गुंडा था जिसे रोहित के दुश्मन ने रोहित और आर्यन को नुकसान पहुंचाने के लिए सुपारी दी होगी। अब्दुल ने बग्गा के पांव की उंगलियों पर जोर से अपना मोटी सोल वाला जूता रखकर उसे जोर से मसल दिया। दर्द के मारे बग्गा के मुंह से चीख निकल गई। बग्गा के चेहरे का घाव ऐसा लगने लगा था जैसे बग्गा का पुराना घाव फिर से ताजा हो गया था। दर्द से चीखते चिल्लाते हुए बग्गा रहम की भीख मांगने लगा था। रोहित के सामने हाथ जोड़ते हुए बग्गा ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मारवा साहब, हमें आपकी फीमेल बॉडीगार्ड ने अच्छा सबक सिखा दिया है। अरे, हम उस बेटे को किडनैप करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम तो झाड़ियों में इसलिए छुपे थे ताकि दूसरे गुंडों से आपके बेटे को बचा सके। और शायद आपको पता नहीं है कि पिछले 2 दिन में हमने 3 किडनैपर्स की गैंग को आपके विला से भगाया है। बग्गा की बात सुनकर अब्दुल और रोहित दोनों हैरान रह गए। अपनी हैरानी में रोहित ने बग्गा से पूछा, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरी फीमेल बॉडीगार्ड? अपने दर्द में अटक अटक के बग्गा रोहित से कहने लगा, हाँ साहब, आपकी फीमेल बॉडीगार्ड। अरे, वही लड़की जिसके साथ आपका बेटा उस काली मर्सिडीज में घूम रहा था, जो आपके बेटे की बॉडीगार्ड है। रोहित को पता था कि अनिका काली मर्सिडीज में चलाती थी। बग्गा के मुंह से यह बात सुनकर रोहित अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपने कमर पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगा। अब तक रोहित यह समझता था कि अनिका ने रोहित को कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं दी थी, क्योंकि शायद उसे रोहित की कोई परवाह नहीं थी। मगर उसे अनिका ने इन बदमाशों को सबक सिखाकर यह जरूर साबित कर दिया था कि उसे रोहित और आर्यन की बहुत परवाह थी। और शायद वह इतनी लड़की महान थी कि इतना कुछ करने के बाद भी उसने इतनी बड़ी बात रोहित को बताना जरूरी नहीं समझा था। वरना आज तक जो लड़कियां रोहित को मिली थी, वह अपनी ही की हुई छोटी से छोटी फेवर भी रोहित को बढ़ा चढ़ाकर जरूर बता देती थी, ताकि वह रोहित के गुड बुक्स में आ सके। मगर अनिका ने रोहित पर इतना बड़ा एहसान करने के बावजूद उसका जिक्र तक नहीं किया था। इसका मतलब साफ था कि अनिका की कंसर्न रोहित और आर्यन के लिए सच्चा था। अचानक रोहित के चेहरे पर मुस्कान देखकर अब्दुल ने रोहित से कहा, सर, हमारे घर पर अटैक हुआ है और आपके चेहरे पर यह मुस्कान। रोहित ने अब्दुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, होता है, कभी कभी इंसान ऐसी गलतियां कर देता है कि जब बाद में उस गलती के बारे में पता चलता है तो चेहरे पर मुस्कान अचानक आ जाती है। अब्दुल रोहित की यह बातें समझ नहीं पा रहा था, मगर जैसे ही रोहित के कहे हुए शब्द खुद रोहित के कानों पे पड़े तो रोहित को अपनी और एक गलती का एहसास हुआ था। रोहित ने अनिका की बेटी यानी कि नन्ही सी रिया को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की फ्रेंड लिस्ट से ब्लॉक कर दिया था। यह सोचते ही रोहित ने अपनी जेब से फोन निकाला
रोहित चाहता था कि वह फिर से रिया को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फ्रेंड बना ले। रोहित रिया को अनब्लॉक करके उसे फिर से अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहता था। उसे सोच लिया था कि वह मैसेज में रिया को कह देगा कि गलती से शायद उससे कोई बटन दब गए थे, जिसकी वजह से रिया अचानक ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक हो गई थी। जैसे ही रोहित ने रिया को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट अगले सोशल मीडिया अकाउंट से भेजी, उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा, सॉरी दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। इसका मतलब साफ था कि नन्ही सी रिया ने रोहित को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्लॉक कर दिया था। इतनी नन्ही सी बच्ची का गुस्सा देखकर रोहित हैरान हो गया था। अभी रोहित यह बात सोच ही रहा था कि आखिर नन्ही सी बच्ची के अंदर इतना गुस्सा कैसे हो सकता था कि रोहित के कानों पर आर्यन की आवाज पड़ी। आर्यन बिल्कुल रोहित के पीछे सोफा पर खड़े हुए रोहित की फोन स्क्रीन में झांक कर देख रहा था। आर्यन को इस तरह अपने फोन में झांकते हुए देखकर रोहित एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो गया। रोहित को लगे झटके की वजह से रोहित का फोन फर्श पर गिर गया था। फोन उठाते हुए रोहित ने अपने एटीट्यूड में आर्यन से बिल्कुल कैजुअली कहा, अगर वह दोस्ती नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, उसे जो करना है वो करे, मुझे क्या। ये कहते हुए रोहित अपने कमरे की ओर जाने लगा। रोहित को अपने कमरे की ओर जाते देखकर आर्यन ने तुरंत सोफा से कूदकर रोहित का रास्ता रोक लिया। रोहित की ओर घूमते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर आंखों में गुस्से के साथ आर्यन ने रोहित से कहा, डैडी आप जल्दी से उसे मना लीजिए, किसी भी तरह उससे दोस्ती कर लीजिए वरना आप बहुत पछताओगे। रोहित को आर्यन की यह बात सुझाव कम और धमकी ज्यादा लग रही थी। आखिर द बिजनेस टाइकून रोहित को एक 6 साल की बच्ची अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्लॉक कर देती है तो उससे रोहित को क्यों पछतावा होगा। आर्यन की बातों का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, मैं क्यों पछताऊंगा और मैं किसी और की बेटी को मनाने में अपना टाइम और एनर्जी क्यों बर्बाद करूं। अपने तेज गुस्से से रोहित की ओर घूमते हुए आर्यन ने एक लंबी सांस भरते हुए रोहित से कहा, आर यू श्योर डैड। रोहित ने भी अपने एटीट्यूड में आर्यन की आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल उसी अंदाज में आर्यन को जवाब देते हुए कहा, यस आई एम श्योर। कहीं न कहीं रोहित जरूर सोच रहा था कि आखिर रिया थी तो इस इडियट की बेटी जिसने अनिका को फंसाकर उसे बिन मैरिज किए मां बना दिया था और शायद इसीलिए उसके तेवर भी बिल्कुल उसके बाप जैसे हैं। रिया के बारे में सोचते हुए अचानक रोहित के मन में लिटिल एंजल का ख्याल आया। जहां एक तरफ रिया गुस्सैल और नकचड़ी लड़की थी, वहीं पर दूसरी तरफ लिटिल एंजल लगभग उसी की उम्र की थी, बड़ों का आदर करने वाली स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की थी। लिटिल एंजल की याद आते ही रोहित ने अपना फोन अपने जेब से निकालकर लिटिल एंजल की लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स पर लॉगिन किया। अपने फोन पर कुछ टाइप करते हुए रोहित आर्यन से दूर अपने ऑफिस के केबिन में चला गया। लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स पर पहुंचते ही रोहित ने लिटिल एंजल के पेज को रिफ्रेश करते ही रोहित को इस बात का नोटिफिकेशन आया कि 2 दिन पहले हुई लिटिल एंजल की लाइव गेमिंग मैच को उसने मिस कर दिया था। उधर ऑफिस के एक कोने में बैठकर अब्दुल ट्रेडिंग टॉपिक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर शालिनी ने जो बात बताई थी वह अभी भी अब्दुल के दिमाग में घूम रही थी। इंटरनेट के अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में अब्दुल पता करने की कोशिश करने लगा था। अब्दुल औरों की तरह सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने में एक्सपर्ट तो नहीं था, मगर वह किसी तरह आर्यन और गेम यह 2 शब्द टाइप करके नेट पर इस तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों शब्दों को मैच करता हुआ कोई भी ट्रेडिंग टॉपिक अब्दुल को नजर नहीं आ रहा था, मगर अब्दुल को एक बात पता थी कि डॉक्टर शालिनी ने जिस तरह से आर्यन की इस आदत के बारे में अब्दुल से बात की थी वह बहुत कॉन्फिडेंस लग रही थी। और एक बात डॉक्टर शालिनी अच्छी तरह से जानती थी, अगर उसका इस तरह का झूठ पकड़ा गया तो रोहित के पास आने का ख्वाब उसे हमेशा हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। मल्होत्रा हाउस। अंजलि मामी के कहने पे रिया ने अपने मैथमेटिकल ओलंपियाड असाइनमेंट जबरदस्ती कंप्लीट की। मैथ्स के प्रॉब्लम से बोर हो चुकी रिया ने अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की। जैसे ही रिया ने अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू की, पुराने और नए फॉलोअर्स के कमेंट आना शुरू हो गए। रिया ने एक के बाद एक सबसे हाय हेलो किया। तभी रिया की नजर रोहित मारवा के मैसेज पर पड़ी। रोहित मारवा जिसका लॉगिन आईडी था आर्यन, उसने रिया के पेज पर हेलो लिटिल एंजल लिखा था क्योंकि रोहित रिया का सेकंड हाईएस्ट सपोर्टर फैन था। रोहित की कमेंट रिया की स्क्रीन पर बोल्ड और बाकी फैन के बड़े अक्षरों में दिखती थी। लाइव स्ट्रीम ऐप पे कंपनी ने ये फीचर इसलिए डाले थे ताकि गेमर के टॉप फैन गेमर्स से पर्सनल इंस्ट्रक्शन रख सके। उन्हें ऐसा लगे जैसे वो अपने चहेते सेलिब्रिटी गेमर के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े।
ऐसा करने से गेम इंटरेक्ट अपने फैन के साथ ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता था। रोहित जानता था कि लिटिल एंजल उसे फैन डैडी कह के बुलाया करती थी। अक्सर जब भी रोहित इस तरह का मैसेज रिया को करता तब तुरंत ही लिटिल एंजल रोहित को रिप्लाई बैक करके उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करती थी। लिटिल एंजल के मुंह से डैडी शब्द सुनते ही रोहित को ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे गुलाब जामुन के ऊपर शहद लगाकर खिला दिया हो। लिटिल एंजल के प्यारे कमेंट और उसकी बातें सुनकर रोहित को लिटिल एंजल पर बहुत प्यार आ जाता था। मगर आज रोहित मारवा के कमेंट पढ़कर भी लिटिल एंजल ने उसे रिप्लाई बैक नहीं किया था। यह बात रोहित के लिए बहुत शॉकिंग थी। जो बच्ची हमेशा उसके मैसेज का तुरंत प्यार भरा रिप्लाई करती थी, आज अचानक उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। एक पल के लिए रोहित को लगा कि शायद रिया ने ही उसका मैसेज मिस कर दिया होगा, इसलिए दूसरी कमेंट करते हुए रोहित ने लिटिल एंजल के पेज पर लिखा, मैंने तुम्हारी पिछली वाली गेम मिस कर दी मगर रिजल्ट देखकर मैं बहुत खुश हूँ। रोहित ने देखा कि लिटिल एंजल के पेज पर आने वाली बाकी सारी कमेंट के जवाब लिटिल एंजल एक के बाद एक देने लगी थी, मगर रोहित के कमेंट का कोई जवाब नहीं आ रहा था। रोहित को यह भी पता था कि पिछले कुछ दिनों से रिया के फॉलोअर्स काफी बढ़ गए थे, मगर आज क्योंकि रिया ने अपनी लाइव स्ट्रीम बिना बताए अचानक ही शुरू की थी, अभी उसकी लाइव स्ट्रीम से ज्यादा लोग जुड़े नहीं थे। हर बार जो रिया के पेज पर कम से कम 50,000 से 70,000 लोग एक साथ उसकी लाइव स्ट्रीम देखते थे, वहीं आज सिर्फ 400 से 500 लोग अब तक इस लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़े थे। इतने कम कमेंट्स होने के बावजूद रिया हर एक कमेंट का जवाब दे रही थी सिवाय रोहित के। तभी किसी फैन ने रिया के पेज पर लिखा, मुझे तुमसे गेम खेलने की टेक्निक सीखनी है, प्लीज मेरी मदद करो। इस फैन के और बाकी फैंस के कमेंट्स के जवाब में रिया ने कुछ न कुछ लिखा था, पर रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज हुआ क्या था। हर एक फैन के कमेंट का जवाब दिया जा रहा था, फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि लिटिल एंजल अपने सेकेंड बेस्ट फैन के कमेंट का कोई जवाब न दे। रोहित ने अपने फोन में अपना इंटरनेट कनेक्शन भी चेक कर लिया था। उसे लगा कि हो सकता है शायद कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम की वजह से रोहित का मैसेज रिया तक पहुंचा ही न हो, मगर तभी रोहित को यह बात रियलाइज हुई, अगर उसका इंटरनेट कनेक्शन वीक होता तो सामने से आने वाली कमेंट रोहित तक नहीं पहुंचती। अभी रोहित यह सोच ही रहा था कि आखिर आज लिटिल एंजल को हो क्या गया है, तभी लिटिल एंजल के पेज पर आने वाली एक कमेंट को देखकर रोहित चौंक गया। एक फैन ने रिया को कमेंट में लिखा था, क्या बात है, आज तुम अपने फ्रेंड डैडी से बिल्कुल बात नहीं कर रही हो। तो किसी ने इस कमेंट पर अपनी कमेंट ऐड करते हुए लिखा था, लगता है आज तुम अपने फ्रेंड डैडी को इग्नोर कर रही हो। वैसे भी फैन नानू जैसा फैन तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे तो पहले से ही शक था यह तुम्हारे दूसरे नंबर वाला फैन बस फैन नानू को नीचा दिखाने के लिए उसके साथ टोकन सपोर्ट में भेजने के कंपटीशन में लग गया था। तो किसी ने लिखा, अच्छा किया तुमने उसे इग्नोर करके। पेज पर मौजूद सभी लोग रोहित का मजाक उड़ाने लगे थे। इन सब बातों से एक बात बहुत क्लियर थी कि रिया आज जानबूझकर रोहित को इग्नोर कर रही थी। तभी किसी ने कमेंट करते हुए लिखा, आज इस फैन डैडी ने रिया को रोज की तरह टोकन टिप्स नहीं दिए ना, इसलिए लगता है बेबी नाराज होकर बैठ गई है। अपने ट्रोलर से यह कमेंट सुनते ही रोहित ने 10,000 टोकन रिया के सपोर्ट में भेज दिए, मगर जब इसके बाद भी रिया का कोई रिप्लाई नहीं आया तब रोहित के साथ साथ पेज पर मौजूद बाकी सभी लोग भी हैरान हो गए थे। रोहित को समझ नहीं आ रहा था आखिर लिटिल एंजल आज रोहित के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। अभी रोहित अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखकर यह सब कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था। अचानक किसी ने एक लंबी चौड़ी कमेंट लिखते हुए कहा, भाई मिस्टर आर्यन, आपकी जगह अगर मैं होता तो रिया के इस बर्ताव से बड़ा नाराज होता। इतनी सारी टिप्स देने के बाद भी लोगों के बीच में ऐसी बेइज्जती मैं तो सहन ही नहीं कर पाता। आखिर इन लाइव स्ट्रीमर का तो काम ही यही है कि अपने फॉलोअर्स और अपने फैन को हमेशा खुश रखें। सच पूछो तो आपकी जगह अगर मैं होता तो इस लिटिल एंजल को अनफॉलो करके उसके किसी राइवल को सपोर्ट करने लगता। रोहित ने इस मैसेज को पढ़ा जरूर था, मगर रोहित ने इस मैसेज पर कोई कमेंट करना सही नहीं समझा। रोहित के ही सामने अब्दुल अपने डेस्क पर बैठकर कंप्यूटर पर आर्यन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन निकालने की अभी भी कोशिश कर रहा था, मगर टेक्नोलॉजी में अब्दुल का हाथ जरा सा छोटा था, इसलिए वह अपने मनचाहे रिजल्ट पर जल्दी नहीं पहुंच पा रहा था। तभी आईटी डिपार्टमेंट के हेड सैम ने अब्दुल को एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, मिस्टर मारवा ने जो एप्लीकेशन बनवाने को कहा था वह बनकर रेडी हो चुकी है। इस सिस्टम पर आप जैसे ही आर्यन बाबा का फोटो अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे इंटरनेट पे कहां से आर्यन बाबा की इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी।
यह मैसेज पढ़ते ही अब्दुल ने एक चैन की सांस ली। फिर अपने लैपटॉप पर अब्दुल ने सैम की भेजी हुई लिंक यूज करते हुए वह स्क्रीनिंग एप्स डाउनलोड कर लिया। अब्दुल के पास पहले से आर्यन की एक फोटो उसके फोन में मौजूद थी। जैसे ही अब्दुल ने आर्यन की फोटो उस एप्लीकेशन पे अपलोड की, कुछ ही सेकंड में आर्यन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अब्दुल के लैपटॉप स्क्रीन पर नजर आने लगी। अब्दुल यह देखकर हैरान हो गया कि डॉक्टर शालिनी की सारी कही हुई बातें सच थी। आर्यन न सिर्फ एक लाइव स्ट्रीमर था बल्कि बहुत ही बड़ा चैंपियनशिप गेमर भी था। इतना ही नहीं, आर्यन ने अपना गेमिंग दुनिया का नाम लिटिल एंजल रखा था, जहां उसके लाखों फॉलोअर्स थे। आज पहली बार अब्दुल को अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब्दुल ने ध्यान से इंटरनेट पर मौजूद लिटिल एंजल की सारी इंफॉर्मेशन देखी। तभी अब्दुल के सामने लिटिल एंजल का वह वीडियो भी आया जिसमें रिया के मुंह से उसका मास्क अचानक ही गिर गया था। इस वीडियो को देखने के बाद अब्दुल को पूरी तरह से इस बात पर यकीन हो गया था कि इस वीडियो में जो बच्चा दिख रहा है वह और कोई नहीं बल्कि आर्यन मारवा था। कांच की विंडो से बाहर हॉल में बैठे हुए आर्यन को देखकर अभी भी अब्दुल को विश्वास नहीं हो रहा था कि लैपटॉप स्क्रीन पर दिख रहा बच्चा और सामने बैठा हुआ बच्चा एक ही था, क्योंकि जो बच्चा सामने सोफा पर बैठकर अपनी किताब पढ़ रहा था वह बिल्कुल ही भोला भाला मासूम सा बच्चा था, और इस वक्त लैपटॉप स्क्रीन पर जो बच्चा नजर आ रहा था वो कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और चालाक बच्चा था। अब्दुल इस लिटिल एंजल से जुड़ी हर खबर पढ़ने लगा। लिटिल एंजल किस तरह से अपने ट्रोलर को जवाब देती, किस तरह से अपने फैन नानों के साथ बात करती, किस तरह से बात बात पर वह अपने हाथ हवा में उछालकर अपनी खुशी जाहिर करती। हर चीज को देखकर अब्दुल को एक नया शौक मिलता था। अब्दुल को यकीन नहीं हो रहा था जिस बच्चे को उसने बचपन से चुपचाप डरा और सहमा हुआ देखा था, उस बच्चे के अंदर ऐसी पर्सनालिटी भी हो सकती थी जो बिंदास, कॉन्फिडेंस और हाजिर जवाब थी। अब्दुल धीरे से रोहित मारवा की केबिन से बाहर निकला और धीरे कदमों से सोफा पर बैठे आर्यन की ओर बढ़ने लगा। आर्यन सोफा पर बैठकर अपनी किताब पढ़ रहा था। आर्यन की ओर गौर से देख रहे अब्दुल को यकीन नहीं हो रहा था यह बच्चा जो इस वक्त इतना शांत और सुशील लग रहा था वह लड़की का ड्रेस पहनकर लोगों के साथ इस तरह की बातें भी करता था। अब्दुल काफी सालों से रोहित मारवा के यहाँ काम करता था। आर्यन बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, तब से लेकर आज तक रोहित और आर्यन की हिफाजत अब्दुल ने न सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि इमोशनली जुड़कर भी की थी। कहीं न कहीं आर्यन का यह रूप देखकर अब्दुल को आर्यन के लिए बहुत फिक्र भी होने लगी थी। अब्दुल को यह भी पता था कि रोहित मारवा आर्यन का इलाज किसी साइकियाट्रिस्ट से करवाना चाहता था। आज आर्यन का यह रूप देखकर अब्दुल को रोहित का डिसीजन बिल्कुल सही लगने लगा था। आज अब्दुल ने खुद देख लिया था अपनी आंखों से कि आर्यन के अंदर दो पर्सनालिटी मौजूद थी, एक जो अभी उसके सामने थी और दूसरी जो अभी अभी उसके लैपटॉप पर देखी थी। भले ही अब्दुल इस वक्त आर्यन के पीछे खड़े होकर उसे घूर रहा था, अब्दुल की प्रेजेंट आर्यन ने महसूस कर ली थी। आर्यन ने जब मुड़कर देखा तो अब्दुल बड़ी ही हैरानी से आर्यन की ओर देख रहा था। अब्दुल की आंखों में आर्यन के लिए हैरानी और दुख दोनों एक साथ नजर आने लगे थे। आर्यन के सर पर हाथ फेरते हुए अब्दुल ने आर्यन से कहा, बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं जानता हूँ बचपन से तुम पर क्या बीती है, पर बेटा फिक्र मत करना, यह तो बहुत ही मामूली बीमारी है। कुछ वक्त के इलाज से यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिना किसी एक्सप्रेशन के आर्यन ने अब्दुल की आंखों में आंखें डालकर अब्दुल से कहा, पापा के रूम में कुछ विटामिन की टेबलेट पड़ी है। अगर आपके दिमाग के कुछ न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं तो आप बेशक वह दवाइयाँ ले सकते हैं। उन दवाइयों से आपके ब्रेन पावर को शक्ति मिलेगी। अब्दुल ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है मैं ले लूंगा इसी वक्त, क्योंकि पिछले 5 मिनट में मेरे काफी ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए हैं। थोड़ी देर आर्यन की पीठ पर हाथ फेरने के बाद आर्यन को देखते हुए अब्दुल फिर से अपने केबिन में जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद अब्दुल ने फिर से आर्यन की ओर देखा। इस बार अब्दुल की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। अब्दुल की इस तरह के बिहेवियर को देखकर आर्यन सोच में पड़ गया था। आर्यन को मन ही मन यह लग रहा था कि जरूर रोहित ने अब्दुल को ब्रेन वॉश किया होगा और किसी भी तरह उसे इस बात के लिए कन्विंस किया होगा कि आर्यन की मेंटल कंडीशन इस वक्त ठीक नहीं है। अपने डैडी की इस हरकत को इग्नोर करते हुए आर्यन अपना सर हिलाकर फिर से अपनी किताब में देखने लगा। तभी आर्यन के ठीक बगल में पड़ा उसका सेल फोन वाइब्रेट होने लगा। आर्यन ने देखा कि रिया ने आर्यन को एक मैसेज भेजा था। मैसेज में रिया ने लिखा था, मैं डैड के साथ कभी बात नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्लॉक कर दिया था और मैं उन पर बहुत गुस्सा हूँ। यह मैसेज पढ़कर अब कहीं न कहीं आर्यन को अब्दुल से ज्यादा
अपने डैडी पर दया आने लगी थी। आज तक तो सिर्फ आर्यन की मॉम को रोहित पसंद नहीं था, मगर आज आर्यन की बहन ने भी यह कह दिया था कि वह डैडी से प्यार नहीं करती। जब आर्यन ने कांच के ऑफिस के अंदर बैठे रोहित को देखा तो आर्यन को सामने बैठे अपने डैड पर गुस्सा और दया दोनों एक साथ आने लगे थे। ऑफिस के अंदर बैठा रोहित पिछले आधे घंटे से अपने मोबाइल के अंदर कंटिन्यूअसली देख रहा था। अपने मोबाइल पर लिटिल एंजल का रिस्पांस का वेट करते हुए रोहित को लगा, क्या आजकल की जनरेशन के सारे छोटे बच्चे एक जैसे ही हैं? पहले तो रिया ने रोहित को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था और अब यह लिटिल एंजल भी उसे इग्नोर कर रही थी बिना किसी कारण के। फिर अचानक रोहित के मन में यह ख्याल भी आया कि आखिरकार रोहित मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हेड है। वह देश की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ था। बड़े बड़े लोग रोहित मारवा को मिलने के लिए महीनों तक इंतजार करते थे, मगर आज जो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा दो ऐसे बच्चों के बिहेवियर से परेशान था जिनके साथ उनका कोई खून का रिश्ता भी नहीं था। तभी रोहित के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। रिया के लाइव स्ट्रीमिंग गेम कंपटीशन का टाइम हो गया था। इस फेस ऑफ राउंड में रिया के अपोनेंट सिस्टम ऑटोमेटिक सिलेक्ट करती थी। कुछ देर अलग अलग अपोनेंट्स के चेहरे स्क्रीन पर गोल गोल घूमने लगे थे और फिर सिस्टम ने रिया का अपोनेंट्स चुन लिया। रिया के अपोनेंट्स के 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। यह जाहिर था कि इस गेमर की गेमिंग एबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। प्रोफाइल देखकर रोहित यह समझ गया था कि यह कोई गेमिंग एक्सपर्ट था जो सालों से गेम खेलकर अपनी फैन लिस्ट बढ़ा रहा था। गेम में हर पार्टिसिपेंट अपनी टोकन की राशि का एक लिमिट अमाउंट सेट करके गेम के लिए हथियार खरीद सकता था। रिया के अपोनेंट्स का बैलेंस रिया से 1 करोड़ टोकन ज्यादा था। इसका मतलब यह साफ था कि वह रिया से कई ज्यादा बेहतर वेपन्स खरीद कर गेम में एंटर होने वाला था। रिया के सपोर्टर्स ने इस बात को नोटिस कर लिया था। उन्होंने रिया से कमेंट करके कहना शुरू किया, अगर तुम्हें बेहतर गन और बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो तुम्हें और टोकन की जरूरत होगी। अपने स्पॉन्सर डैडी से कहो कि तुम्हें और टोकन भेजे। पर किसी भी हाल में रिया रोहित से नहीं कहने वाली थी कि वह उसे टोकन भेजे। हालांकि रिया जानती थी कि उसके पापा ने आज तक उसे कोई पॉकेट मनी नहीं दी थी। वह चाहती तो जरूर अपने इतने साल की पॉकेट मनी अपने पापा से एक साथ डिमांड कर सकती थी, मगर रिया ने यह ठीक नहीं समझा और इस वक्त वैसे भी वह रोहित से कोई बात नहीं करना चाहती थी। तभी किसी सपोर्टर ने रिया को कमेंट करते हुए लिखा, आज अचानक फैन नानू कहाँ चले गए? आज उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम उनसे कह सकती हो, मुझे पता है वह तुम्हें तुरंत सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे टोकन भेजेंगे। रिया को हमेशा से सिखाया गया था कि हमें किसी से पैसे नहीं लेना चाहिए। रिया के लिए फैन नानू भले ही बहुत प्यारे दोस्त थे, मगर वह एक आउटसाइडर थे। आज वो भी अभी तक गेम से नहीं जुड़े थे क्योंकि आज रिया अपने नॉर्मल टाइम से 2 घंटे जल्दी गेम में लॉगिन हुई थी और फैन नानू को यह बात पता नहीं थी। रिया चाहती तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फैन नानू को मैसेज करके टोकन मंगवा सकती थी, मगर ऐसा करना रिया के प्रिंसिपल के खिलाफ था। कमेंट पर रिया ने अपना वॉइस मैसेज भेजते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने दोस्तों के साथ उनसे पैसे नहीं मांग सकती। रिया की मीठी और प्यारी आवाज सुनते ही लोगों ने रिया पर अपना प्यार बरसाना शुरू कर दिया। वैसे भी रिया के लिए यह गेमिंग कंपटीशन सिर्फ एक मैच थी जिसे या तो वह हार जाती या तो जीत जाती। दोनों ही कंडीशन में रिया को गेम खेलने से खुशी मिलने वाली थी। वैसे भी रिया इस गेमिंग कंपटीशन का हिस्सा सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि उस दिन उनके स्क्रीन पर जो पॉपअप आया था वह रिया को अच्छा लगा था और उसके ऊपर उसने क्लिक किया और एक पार्टिसिपेट फॉर्म भर दिया था। मगर फॉर्म भरते वक्त या उसके बाद कभी भी रिया ने इस कंपटीशन को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। यह कंपटीशन रिया के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया था। तभी रिया के जेलस इंटरनेट ट्रोलर फैंटास्टिक प्रिंसेस ने भी अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू की। फैंटास्टिक प्रिंसेस एक 20 साल की अमीर खानदान की लड़की थी। इस वक्त वह लाइव स्ट्रीम करके अपनी महंगे शॉपिंग करने लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। वो इस वक्त एक महंगे स्टोर में वीवीआईपी रूम में वेट कर रही थी ताकि स्टोर के मैनेजर और बाकी सेल्स स्टाफ स्टोर में आई लेटेस्ट और यूनिक चीजें जैसे कि बैग, क्लॉथिंग, जूते उसके पास लेकर आएं। स्टोर में बैठी फैंटास्टिक प्रिंसेस को देखकर यह पता चल रहा था कि इस स्टोर में सस्ते से सस्ता कपड़ा शायद किसी आम आदमी की गाड़ी की कीमत होगा। फैंटास्टिक प्रिंसेस जिस काउच पर बैठी थी उसके सामने एक टेबल पर उसके लिए चॉकलेट शेक, कुछ पेस्ट्री और कुछ जूस रखे थे और बेहद शानदार कपड़ों में सेल्स स्टाफ फैंटास्टिक प्रिंसेस के आसपास घूमकर उसे अलग अलग चीजें दिखा रहे थे।
फिर अपने हाथ में फ्रूट टी पकड़कर लाइव स्ट्रीम पर फैंटास्टिक प्रिंसेस ने अपने फॉलोअर्स से कहा, फ्रूट टी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके विटामिन आपके स्किन और बाल के लिए बहुत अच्छे हैं, पर हाँ, इस स्टोर की फ्रूट टी तो लाजवाब है। यह कहते हुए फैंटास्टिक प्रिंसेस ने टी का एक सिप लिया। तभी फैंटास्टिक के लाइव स्ट्रीम पर किसी ने कमेंट करते हुए फैंटास्टिक से पूछा, अभी अभी मुझे पता चला है कि लिटिल एंजल की मैच आज द किंग गेमर के साथ होने वाली है। क्या आपको लगता है कि आज रिया इतने बड़े प्लेयर के सामने जीत पाएगी? इस बात पर हंसते हुए लाइव स्ट्रीम पर फैंटास्टिक ने कहा, द किंग गेमर को मैं काफी सालों से जानती हूँ। वह एक बहुत ही अच्छे और बड़े परिवार का लड़का है। गेम खेलना न सिर्फ उसका शौक है बल्कि उसका फैशन भी है। हम काफी सारी पार्टी में मिले हैं। आज चाहे दिल्ली में अर्थक्वेक आ जाए मगर मेरा दोस्त यह गेम नहीं हार सकता। मुझे पूरा यकीन है कि इस कंपटीशन में वह टॉप फाइनल लिस्ट में रेस में जरूर पहुंचेगा। चलिए हम सब भी इस मैच को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि उस मैच में क्या चल रहा है। फैंटास्टिक प्रिंसेस ने अपने पर्स से दूसरा फोन निकाला और उसने रिया और द किंग के चल रहे फेस ऑफ मैच पर क्लिक किया। जब फैंटास्टिक प्रिंसेस ने दोनों मैच की शुरुआत के पॉइंट पर नजर डाली तो मुस्कुराते हुए अपने लाइव स्ट्रीम पर कहने लगी, क्या आप लोगों ने इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिफरेंस देखा है? क्या आप लोगों को लगता है कि हमें यह गेम करने की भी कोई जरूरत है? क्योंकि इस मैच में कोई दम ही नहीं है। मैं तो कहूंगी लिटिल एंजल को मैच खेलने से पहले ही हार मान लेनी चाहिए। इससे उसके फैंस का दिल भी नहीं टूटेगा और द किंग गेमर के फैंस का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तभी किसी ने लाइव स्ट्रीम पर सवाल पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो, जरा खुलकर बोलो। हंसते हुए फैंटास्टिक प्रिंसेस ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, आप लोगों ने देखा नहीं आज लिटिल एंजल का नंबर 1 फैन और नंबर 2 फैन क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? अब तो आपको पता चल गया होगा ना। यह लिटिल एंजल के सबसे बड़े 2 फैन और कोई नहीं बल्कि कोई एक ऑपरेटर है। तभी किसी ने इस बात के जवाब में एक कमेंट लिखते हुए कहा, पर यह तुम कैसे कर सकती हो? आज तक इन दोनों ने लिटिल एंजल के सपोर्ट में अपनी जेब से जितना पैसा डाला है, अगर टोकन का हिसाब लगाया जाए तो दोनों ने मिलकर अब तक लाखों में खर्च किए हैं। अपने दोनों होठों की लिपस्टिक को मिक्स करते हुए फैंटास्टिक ने बड़ी सख्त आवाज में अपने फॉलोअर्स की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक फेक फैन और एक रियल फैन में क्या फर्क होता है। रियल फैन जो होते हैं वह अक्सर काफी सारे लाइव स्ट्रीमर को फॉलो करके फिर उसमें से अपना चहेता चूज करते हैं। अब देखते हैं इस लिटिल एंजल के नंबर 1 और नंबर 2 फैन को उन्होंने कितने गेमर्स को फॉलो किया है। यह देखते ही हमें पता चल जाएगा कि यह रियल है या फेक। जैसे ही फैंटास्टिक प्रिंसेस ने यह बात बताई, हजारों लोग थम्स अप का इशारा करते हुए उसकी बात को सपोर्ट करने लगे। फिर अपने फोन को लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाते हुए फैंटास्टिक प्रिंसेस ने लिटिल एंजल के अकाउंट पर क्लिक किया। फैन नानो का अकाउंट चेक करने के बाद दबी हुई आवाज में फैंटास्टिक प्रिंसेस ने अपने फॉलोअर्स से कहने लगी, देखो मैं नहीं कहती थी, अब आप खुद ही देख लीजिए इस अकाउंट को। बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, एकदम नया, 0 फॉलोइंग और 0 फॉलोअर्स। यह सिर्फ एक ही गेमर को फॉलो कर रहे हैं, वह है लिटिल एंजल। चलिए अब दूसरे अकाउंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही फैंटास्टिक ने आर्यम के अकाउंट पर क्लिक किया, वहां पर भी उसे वही चीज नजर आई। अपनी आवाज लाइव स्ट्रीम पर बढ़ाते हुए फैंटास्टिक प्रिंसेस ने कहा, तो आज मैंने आप सबके सामने लिटिल एंजल की पोल खोल दी है। अब यह तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उसके दोनों टॉप फैन सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं और किसी और को फॉलो नहीं करते हैं और ना कोई उन्हें फॉलो करता है। इतनी सारी चीजें सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती ना। अब आप लोग समझे, यह फैन नानो फैन डैडी यह और कोई नहीं बल्कि लिटिल एंजल खुद है, जो एक फेक अकाउंट से अपने आप को हाइप करने की कोशिश कर रही है, मगर कभी न कभी तो उसका यह झूठ पकड़ा ही जाना था। उसकी बदकिस्मती कि मेरी तेज नजर ने उसके इस झूठ को तुरंत पकड़ लिया। और आप सबको मैं अलर्ट करना चाहती हूँ कि इस लिटिल एंजल की बातों में आकर आप कहीं कोई गलती न कर दे जिससे आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। आपको पता है ना, आजकल यह चोर कहीं भी किसी भी भेष में घूमते हैं और फिर यह बात भी हो सकती है कि खुद ये गेमिंग ऐप की कंपनी ही यह सब कुछ कर रही हो। आजकल की दुनिया का कुछ कहा नहीं जा सकता। यह चोर कब, कहां और कौन से रूप में छुपे हैं यह हम नहीं बता सकते, मगर हाँ, मेरा काम है आप लोगों को अलर्ट रखना। फैंटास्टिक प्रिंसेस की लाइव स्ट्रीम पर अब लोग लिटिल एंजल के खिलाफ तरह तरह के कमेंट लिखने लगे।
कई लोग तो ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल करने लगे जो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहना ठीक नहीं होता। मगर काफी लोग हर्ट हुए थे। इनमें से कई लोग लिटिल एंजल की लाइव स्ट्रीम पर जाकर उसे फिर से ट्रोल करने लगे थे। रिया को ट्रोल करते हुए लोग लिटिल एंजल के पेज पर तरह तरह के कमेंट लिखने लगे। किसी ने लिखा लिटिल एंजल एक चोर है, तो किसी ने लिखा तुम हम सब की इमोशंस का मजाक उड़ा रही हो। तभी किसी ने कहा अच्छा होता अगर एक बच्ची की तस्वीर दिखाकर रास्ते पर भीख मांग लेते, पर किसी बच्ची की तस्वीर दिखाकर इस तरह से लोगों को लूटना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। एक दिन देख लेना, तुम्हारा फैन नानू और फ्रेंड डैडी और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे ही बनाए हुए फेक अकाउंट है, हमें सब पता है। तभी रिया के एक और फैन ने कमेंट लिखते हुए कहा इसलिए आज तुम्हारा फैन नानू दिखाई नहीं दे रहा है और अचानक ही फैन डैडी के साथ इस तरह का बर्ताव करने का नाटक कर रही हो तुम, ताकि तुम्हारी हर चाल पर हमें विश्वास हो। तुम जो भी हो मानना पड़ेगा काफी चालाक चोर हो। पेज पर आ रही एक के बाद एक कमेंट को रोहित बड़े गौर से पढ़ रहा था। हर कमेंट को पढ़ने में लगभग 20 मिनट का वक्त निकल गया था। काफी देर से अब्दुल अपने बॉस के पीछे खड़ा रहकर उनके फ्री होने का इंतजार कर रहा था। मगर आज अब्दुल यह देखकर बड़ा हैरान था कि रोहित पिछले काफी वक्त से बिना पलके झपकाए अपने फोन में देखे जा रहा था। रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अब्दुल को ऐसा लगा था जैसे रोहित कंपनी की कोई बहुत इंपॉर्टेंट डील क्लोज पढ़ रहा हो। दरअसल रोहित यह पढ़कर हैरान था कि कैसे लोग उसे फेक अकाउंट समझ सकते थे, जबकि वह जानता था कि RM के नाम से रजिस्टर्ड अकाउंट लिटिल एंजल का कोई फेक अकाउंट नहीं था, बल्कि रोहित मारवा का पर्सनल अकाउंट नंबर था, जो रोहित ने स्पेशली रिया को फॉलो करने के लिए बनाया था। रोहित अपने फोन पर कुछ टाइप करने ही वाला था कि रोहित ने अपने स्क्रीन पर रिया का एक मैसेज फ्लैश होते हुए देखा। रिया ने अपने ट्रोलर को जवाब देते हुए लिखा था मेरे फैन नानू कोई फेक अकाउंट नहीं है, उनके बारे में कोई भी बुरी बात मैं नहीं सुनूंगी। यह मैसेज देखते ही रोहित हैरान हो गया। लिटिल एंजल ने सिर्फ फैन नानू के बारे में जिक्र किया था और अपने फैन डैडी के बारे में कुछ नहीं लिखा था। रोहित को हमेशा से लगता था कि वह खुद एक बहुत ही टैलेंटेड और पेशेंट इंसान था। बचपन से ही रोहित को गुस्सा बहुत कम आता था। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हमेशा रोहित ने ठंडे दिमाग से काम लिया था और इसीलिए शायद वह बिजनेस में भी ऐसी डिसीजन लेता था जिससे हमेशा कंपनी को फायदा ही हुआ था। कहीं न कहीं रोहित की परवरिश भी ऐसे ही हुई थी, जहां से उसे बचपन से सिखाया जाता था कि गुस्सा आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और वैसे भी रोहित को आर्यन के अलावा और कोई गुस्सा दिला ही नहीं सकता था। ये किसी के बस में नहीं था। मगर अभी अभी रिया ने जो हरकत की थी उससे रोहित अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। यह नन्ही सी बच्ची इतने बड़े बिजनेसमैन को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गई थी, वह भी बिना उसे मिले। यह बात रोहित को हैरान कर रही थी कि एक छोटी सी बच्ची के इग्नोर करने पर आखिर उसे इतना इरिटेशन क्यों महसूस हो रहा था। रोहित ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था लिटिल एंजल को वो अनफॉलो करने वाला था। तभी उसने कमेंट सेक्शन में किसी को कमेंट करते हुए कहा क्या तुम यह कबूल करती हो कि तुम्हारे फैन डैडी एक फेक अकाउंट है। रिया ने इस कमेंट का जवाब देते हुए लिखा नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे फैन डैडी भी एक फेक अकाउंट नहीं है। रिया की यह कमेंट पढ़कर काफी लॉयल फैन रिया को पूछने लगे अगर फैन डैडी कोई फेक अकाउंट नहीं है तो फिर क्या हुआ है आज तुम्हें? क्या तुम्हारे फैन डैडी ने तुम्हें हर्ट किया है? क्या तुम उनसे नाराज हो? क्या तुम्हारे फैन डैडी ने तुम्हें नाराज किया है? यह कमेंट पढ़कर ट्रोलर्स की कमेंट के अटैक से रिया बच नहीं पा रही थी। किसी ट्रोलर ने इस कमेंट का जवाब देते हुए कहा यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारे फैन डैडी फेक नहीं है? आज इतने इंपॉर्टेंट फेस ऑफ मैच से पहले तुम्हारे फैन डैडी के अकाउंट से तुम्हें सपोर्ट में एक भी टोकन नहीं मिला। यह बताता है कि आज की मैच तुम बुरी तरह से हारने वाली हो, इसलिए तुम सपोर्ट में कोई टोकन नहीं इन्वेस्ट करने वाली हो। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं जितना तुम हमें समझ रही हो। अपने ट्रोलर्स की कमेंट को इग्नोर करते हुए रिया ने अपने माइक पर अपने लाइव स्ट्रीम पर अनाउंस करते हुए कहा आई हेट माई डैडी। रिया के फैंस ने इस कमेंट पर रिया से पूछा मगर तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम्हारे रियल डैडी की या तुम्हारे फैन डैडी की? इस कमेंट का जवाब देते हुए रिया ने अपनी स्वीट आवाज में कहा एक ही बात है, मुझे लगता है सारे डैडी एक जैसे ही होते हैं। रिया की इस कमेंट पर अचानक रोहित को कुछ रियलाइज हुआ। रोहित को लगा शायद लिटिल एंजल के रियल डैडी ने उसे अपसेट किया होगा और अब उनका गुस्सा वह अपने फैन डैडी पर उतार रही थी। यह सोचकर रोहित का गुस्सा बिल्कुल पिघल गया था।
रोहित जानता था कि आखिर लिटिल एंजल एक छोटी सी बच्ची थी। ऐसा करना बच्चों के लिए बहुत आम बात होती थी। रिया के पेज पर रोहित ने अपने कमेंट में लिटिल एंजल से पूछा, क्या किया तुम्हारे पापा ने? काफी फैन लिटिल एंजल से यही सवाल पूछ रहे थे। सबका जवाब देते हुए रिया ने माइक पर अनाउंस किया, डैडी इज हॉरिबली इग्नोर मी। उन्होंने मुझे इग्नोर किया। मैं डैडी के साथ कभी बात नहीं करूंगी। जैसे ही रिया की यह बात उसके फैंस ने सुनी, सारे फैंस रिया के फादर को ट्रोल करने लगे। किसी ने लिखा, योर फादर इज हॉरिबल, तो किसी ने लिखा, मुझे याद है तुम्हारे डैड तुम्हें और तुम्हारी मॉम को नहीं चाहते और इसीलिए शायद वह अब तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं। आई हेट योर फादर टू। तभी किसी लॉयल फैंस ने इमोशंस में आकर यह भी लिख दिया कि तुम अपने डैड के खिलाफ केस कर सकती हो। हमारी छोटी सी लिटिल एंजल को अपसेट करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, मगर तुम्हारे पास काफी अधिकार है, तुम उन पर केस कर दो। तभी किसी लॉयल फैन ने लिखा, ऐसा बाप तुम जैसी क्यूट और इनोसेंट बच्ची डिजर्व ही नहीं करता। रोहित जो अभी थोड़ी देर पहले स्वीट एंजल पर इतना गुस्सा था, अब अचानक ही उसे उसी बच्ची पर तरस आने लगा था। कहीं न कहीं रोहित को अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस होने लगा। फिर अचानक अपने थॉट से बाहर निकलकर रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि आखिर वह लिटिल एंजल के लिए क्यों गिल्टी फील कर रहा है, जबकि वो उसका बायोलॉजिकल फादर भी नहीं था। मगर रोहित को लिटिल एंजल के बायोलॉजिकल फादर पर इस वक्त काफी चिढ़ हो रही थी। इतनी प्यारी और इनोसेंट बच्ची होने के बावजूद वह आदमी इस बच्ची का ख्याल नहीं रख पा रहा था। व्हाट ए लूजर। रोहित ने अपने मन में आई बात अपने मोबाइल में टाइप करते हुए रिया के पेज पर पोस्ट कर दी, व्हाट ए लूजर योर फादर इज। रोहित के अकाउंट से आई हुई यह कमेंट पढ़कर कहीं न कहीं रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रिया ने अपने डैडी से अपने डैडी को डांट खिलाई थी। पनिशमेंट देने का ऐसा तरीका तो शायद ही आज तक दुनिया में किसी ने आजमाया होगा। कहीं न कहीं रिया अपने आप पर प्राउड फील करने लगी थी। अभी यह सब कुछ सोच ही रही थी कि कुछ और ट्रोलर लिटिल एंजल की लाइव स्ट्रीम पर आकर तरह तरह की कमेंट करने लगे थे। फैंटास्टिक प्रिंसेस ने अपने लाइव स्ट्रीमिंग पर लोगों को लिटिल एंजल के खिलाफ भड़का दिया था और अब लोग लिटिल एंजल को ट्रोल करते हुए लिखने लगे थे, लिटिल एंजल इज चीटर, फैंटास्टिक प्रिंसेस इज ट्रू। तभी किसी फॉलोअर्स ने रिया के पेज पर कमेंट करते हुए लिखा, देखो मैं तुम्हारा एक बहुत ही लॉयल फैन हूँ और तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस वक्त तुम्हारा ओपोनेंट्स द किंग गेमर बहुत सारी तैयारी करके बैठा है, क्योंकि उसके पास तुमसे ज्यादा टोकन है और बिना आर्म्स एनिमेशन के तुम उसे नहीं हरा सकती। यह बात तुम भी अच्छे से जानती हो। अगर तुम इस कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें अपने फैन नानू या फैन डैडी से कहकर और टोकन इकट्ठा करने होंगे, वरना इस गेम में तुम्हारी हार पक्की है और लोग यह समझेंगे क्योंकि तुम पहले से जानती थी कि तुम द किंग गेमर के सामने हारने वाली हो, तो तुम्हें जानबूझकर पहले ही हथियार डाल दिए। तुम्हारे नंबर 1 फैन और नंबर 2 फैन एक फेक आईडी है। तभी रिया के लॉयल फॉलोअर्स रिया के सपोर्ट में एक के बाद एक टोकन भेजने लगे, मगर अभी भी लगभग 30,000 टोकन कम पड़ रहे थे रिया को द किंग गेमर की बराबरी करने के लिए। तभी किसी फैन ने लिटिल एंजल के पेज पर लिखते हुए कहा, फैन नानू तो चलो किसी वजह से आज गेम से नहीं जुड़ पाए हैं, मगर फैन डैडी तो इस वक्त ऑनलाइन ही है, तुम ही मदद कर दो अपनी लिटिल एंजल की। फैंस के इस बात पर रिएक्ट करते हुए रोहित ने लिखा, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझसे तो लिटिल एंजल ने एक बार पूछा भी नहीं। अगर वह कहेगी तो एक ही सेकंड में मैं बचे हुए टोकन उसके सपोर्ट में भेज दूंगा। जैसे ही रोहित की यह कमेंट पढ़ी, रिया ने अपनी आवाज बढ़ाते हुए माइक पर कहा, नहीं यह बिल्कुल नहीं होगा, चाहे मैं यह गेम हार जाऊं और मैं यह कभी नहीं करूंगी। लिटिल एंजल के मुंह से ऐसी बात सुनकर रोहित हैरान हो गया था कि आखिर एक छोटी सी बच्ची में इतना ईगो कैसे भरा था, और वह भी बिना उसकी किसी गलती के। रोहित ने सोचा कि ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे को हेल्प करना उस बच्चे को ज्यादा गुस्सा दिला सकता था, मगर रोहित को लिटिल एंजल की एक बात की दाद देनी पड़ी। इतनी मुश्किल गेम सामने होते हुए भी उसने मदद के लिए अपने हाथ किसी के आगे नहीं फैलाए। मगर रोहित को ट्रोल करते हुए रिया के लॉयल फैंस ने कमेंट सेक्शन में तरह तरह की बातें लिखना शुरू कर दिया था। जैसे कोई बोल रहा था, एक छोटी सी बच्ची के सामने अपना ईगो मत लेकर आओ, वह तो बच्ची है मगर तुम तो समझदार हो, हेल्प इफ यू वांट टू सी हर विन। लॉयल फैन के यह कमेंट पढ़कर रोहित खुद भी सोच में पड़ गया। तभी उसका ध्यान पास पड़े अब्दुल पर गया। जैसे ही रोहित का ध्यान अब्दुल पर पड़ा, अब्दुल ने मौका देखते हुए रोहित से पूछा, सर अगर आप 2 मिनट के लिए फ्री हो तो मैं आपसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ।
रोहित ने अपने सर पर एक हाथ रखते हुए अब्दुल से कहा, जो कहना चाहते हो जल्दी कहो। एक लंबी सी सांस अपने शरीर के अंदर भरते हुए अब्दुल ने रोहित से कहा, सर हमारा आर्यन एक बहुत बड़ा गेमर है, लाइव स्ट्रीमिंग एप्स पर गेम खेलता है और देश और दुनिया में उसके कई सारे फैंस भी हैं। अब्दुल ने बिल्कुल धीमी आवाज में रोहित के कान के पास आकर कहा, सर आर्यन बाबा के बारे में एक बहुत गहरा राज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सर आर्यन बाबा जो दिखते हैं वो है नहीं, मतलब हमें जो आर्यन बाबा के बारे में लग रहा था आर्यन बाबा वह नहीं है, और वह जो है वो आज तक हमें दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित पहले रिया के बर्ताव की वजह से परेशान था, अब अब्दुल की इन गोल गोल बातों से रोहित का सर चकराने लगा था। तभी डायरेक्टली पॉइंट पर आते हुए अब्दुल ने रोहित से कहा, सर आर्यन बाबा एक लाइव स्ट्रीमर हैं, वह ऑनलाइन कंप्यूटर गेमिंग एक्सपर्ट भी हैं, उनकी कई सारे फैंस फॉलोअर्स भी हैं। इतना ही नहीं, आर्यन ने गेमिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसमें वह लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और आर्यन बाबा का नाम लिटिल एंजल है। रोहित अब्दुल की यह बात सुनकर बिल्कुल हैरान नहीं हुआ था, बल्कि रोहित को अब अब्दुल पर शक होने लगा था। शायद अब्दुल की ट्रांसफर बेंगलुरु हो गई थी, वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था और अब उसी का बदला वह रोहित से लेना चाहता था, क्योंकि रोहित एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि सुबह से लेकर अब तक आर्यन बिल्कुल रोहित की नजरों के सामने ही था, और आज तक आर्यन के पल पल की खबर हमेशा रोहित को रहती थी। फिर लाइव स्ट्रीमिंग करना और इंटरनेट पर जाकर गेम खेलना, वह भी बिना रोहित की जानकारी के पॉसिबल ही नहीं था। रोहित को पता था कि अब्दुल की यह बात बिल्कुल झूठी थी। रोहित ने अब्दुल को ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा, सच बताओ क्या तुम आज ड्यूटी पर पीकर आए हो? जब अब्दुल को पता चला कि रोहित उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, तो अब्दुल ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और रोहित से कहा, सर आपको यकीन नहीं आता है तो मैं आपको इंटरनेट पर सबूत दिखाता हूँ। अब्दुल ने देखा लिटिल एंजल इस वक्त लाइव गेमिंग कर रही थी। अब्दुल ने रोहित से कहा, यह देखिए सर, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो अभी चल के देख लेते हैं आर्यन बाबा क्या कर रहे हैं। जब रोहित और अब्दुल ने अपने ऑफिस के कांच के दरवाजे से बाहर देखा तो सोफा पर बैठा आर्यन इस वक्त हॉल में कहीं नजर नहीं आ रहा था। रोहित तेजी से ऑफिस से बाहर निकला और उसके पीछे अब्दुल भी दौड़ने लगा। रास्ते में अब्दुल रोहित से कहने लगा, देखिए सर, बाबा पर गुस्सा मत कीजिएगा, अभी बहुत छोटा है। आर्यन बाबा बिन माँ का बच्चा है, आई थिंक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, मुझे भरोसा है, आप मेहरबानी करके अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। रोहित ने आर्यन के बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। रोहित और अब्दुल ये देखकर हैरान हो गए कि आर्यन अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। उसका फोन उससे बहुत दूर था और आर्यन के चेहरे के पसीने से साफ पता चल रहा था कि वह पिछले काफी वक्त से अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। अब्दुल अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखकर चौंक गया। वह कभी अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर देखता तो कभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए आर्यन बाबा को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर आर्यन ठीक उसके सामने खड़े होकर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था तो यह लड़की के कपड़े पहने लाइव स्ट्रीम पर गेम खेल रही थी, वो कौन थी? रोहित ने उसके बाद अपने सेल फोन से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग एप्स लॉगिन किया। उसके बाद अब्दुल को अपनी फोन स्क्रीन दिखाकर कहा, देखो इस वक्त तुम्हारी लिटिल एंजल गेम खेल रही है। यह कैसे हो सकता है कि आर्यन इस वक्त पर दो चीजें कर रहा हो? अब्दुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अब्दुल ने अपना फोन निकालकर रोहित को वह सबूत दिखाया, जिसे देखते ही रोहित के होश उड़ गए। अब्दुल ने रोहित को रिया की वो लाइव स्ट्रीम दिखाई जिसमें उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था और उसके चेहरे से मास्क एक पल के लिए गिर गया था। जिस वक्त रिया का मास्क उसके चेहरे से गिरा, बिल्कुल उसी वक्त अब्दुल ने वीडियो पोज कर दिया और रिया की तस्वीर रोहित के सामने रख दी। रिया का डिस्प्ले पिक्चर देखकर रोहित दंग रह गया। वीडियो से आती हुई आवाज और लिटिल एंजल की आवाज बिल्कुल सेम थी। लिटिल एंजल के चेहरे को देखते हुए रोहित जैसे कुछ मिनट के लिए सुन पड़ गया था। आज उसे अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोहित ने हमेशा से चाहा था कि उसकी एक बेटी होती, मगर रोहित यह बात समझ नहीं पा रहा था कि आज भगवान के दिए इस तोहफे को वह क्या नाम दे। पास खड़ा अब्दुल एक पल के लिए अपना बैलेंस खो बैठा था। कभी वह फोन की स्क्रीन पर रिया का चेहरा देखता तो कभी सामने मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे आर्यन का चेहरा देखता। कांपती हुई आवाज में अब्दुल ने रोहित से कहा, यह दोनों तो हूबहू एक जैसे लगते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है जैसे यह दोनों एक ही हैं? रोहित को पता था कि दुनिया में 7 लोग एक जैसे दिखते थे,
मगर उन 7 लोगों की उम्र, स्किन कलर, हाइट, वेट एक साथ एक ना होने की वजह से कभी भी वह 7 लोग एक जैसे नहीं माने जा सकते थे। मगर यह दोनों बच्चे तो हूबहू एक ही शक्ल के थे। ऐसा तो सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता था जब दोनों बच्चे ट्विंस हो, यानी कि एक ही माँ की कोख से पैदा हुए 2 बच्चे। आर्यन अपनी प्रैक्टिस छोड़कर रोहित की ओर देखने लगा। रोहित का चेहरा देखने पर आर्यन को ऐसा लग रहा था कि उसके डैड एक ही वक्त पर हंसना भी चाहते थे और रोना भी। और पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल को जैसे बिजली का एक जोरदार झटका लगा था, जिसकी वजह से वह अपनी जगह पर फ्रीज हो गए थे। अब्दुल कभी अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखता तो कभी आगे खड़े आर्यन को। तभी अचानक आर्यन के कानों पर मोबाइल से निकल रही रिया की आवाज पड़ी। आर्यन तुरंत समझ गया था कि अब्दुल और रोहित ने रिया के बारे में पता लगा लिया था और वह दोनों यह जान चुके थे कि रिया और आर्यन हमशक्ल हैं। आर्यन दौड़कर रोहित के पास गया और रोहित के हाथ से फोन छीनते हुए उसने रोहित के मोबाइल स्क्रीन पर रिया को देखा। रिया का चेहरा रोहित के मोबाइल स्क्रीन पर देखते ही आर्यन घबरा गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज से वह कैसे बाहर निकले। आर्यन को पिछले 2 दिनों में एक बात अपने डैडी के बारे में पता चली थी। वो ये थी कि वह इतनी जिद्दी थे कि अगर उन्हें पता चलता कि उनकी बेटी थी तो वो रिया और आर्यन दोनों को मॉम के पास से छीन लेंगे और फिर रिया और आर्यन दोबारा कभी अपनी मॉम से नहीं मिल पाते। जैसे जैसे आर्यन इस बारे में सोचने लगा, उसके मन में घबराहट और ज्यादा बढ़ने लगी थी। आर्यन ने चुपचाप रोहित का फोन वापस उसके हाथ में थमा दिया और स्टडी रूम की बालकनी में जाकर उसने रिया को मैसेज कर दिया, तुम पकड़ी गई हो, हमारा भांडा फूट चुका है। मल्होत्रा हाउस। रिया अपने लैपटॉप पर गेम खेल रही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। रिया के भाई आर्यन ने जो मैसेज रिया को भेजा था वह पढ़कर रिया 1 सेकेंड के लिए अपनी जगह पर जम गई। वह अपनी गेम जरूर खेल रही थी मगर उसका ध्यान अब गेम पर नहीं था। आखिर यह कैसे हो सकता था कि इतनी प्लानिंग के बावजूद डैड को रिया और आर्यन की सच्चाई पता चल गई थी। गेम में कहीं न कहीं रिया का ध्यान चुक गया था और वह अपने अपोनेंट्स किंग गेमर से पॉइंट में पीछे होने लगी थी। किंग गेमर के पास एडवांटेज था कि उसके पास टोकन ज्यादा थे, जिससे उसने रिया से कहीं ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदे थे। टोकन की कमी के कारण रिया अपने लिमिटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ खेल रही थी और किसी तरह गेम में बनी हुई थी। इस वक्त रिया का ध्यान गेम पर बिल्कुल नहीं था, मगर वह अंदर ही अंदर सिर्फ यह बात सोच रही थी कि आने वाले दिनों में रोहित मारवा उसके और उसके परिवार के साथ क्या करने वाला था। तभी गेम में रिया के अपोनेंट्स किंग गेमर ने उसे और पीछे कर दिया। रिया के फैन रिया से रिक्वेस्ट करने लगे कि वह अपने फैन नानू या फैन डैडी से कहकर और टोकन सपोर्ट के लिए मंगवा ले, ताकि वह उन टोकन की रकम से ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदकर अपने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। पर सच्चाई तो यह थी कि रिया इस वक्त गेम में इसलिए पीछे हो रही थी क्योंकि उसके मन में फिलहाल कुछ और ही बात चल रही थी। बिना आर्म्स एंड एम्यूनिशन के रिया लगभग यह गेम हारने ही वाली थी। तभी अचानक रिया की लैपटॉप स्क्रीन एक रंग बिरंगे विजुअल इफेक्ट से भर गई। रिया के सपोर्ट में उसे 50,000 टोकन मिले थे। रिया की पूरी स्क्रीन पर फ्लाइट, गुब्बारे और वर्चुअल गिफ्ट के तरह तरह के पोस्टर दिखाई देने लगे। मारवा हाउस। वहाँ मारवा हाउस में बालकनी से वापस रूम में आने के बाद आर्यन ने रोहित से पूछा, क्या हुआ डैडी, आपको वह विटामिन वाली दवाई लाकर दूं? रोहित ने अपने आप को संभालते हुए अब्दुल से कहा, इस बच्चे के बारे में जो कुछ भी पता कर सकते हो वह सब पता करो, मगर अपना मिशन सीक्रेट रखो। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, मगर किसी भी तरह इस लिटिल एंजल के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी मुझ तक पहुंचाओ। अब्दुल, जो खुद बुरी तरह से कंफ्यूज लग रहा था, उसने अपना सर खुजलाते हुए रोहित से पूछा, मगर सर, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि यह सब कुछ चल क्या रहा है? कौन है यह लड़की जो बिल्कुल आपने आर्यन बाबा जैसी दिख रही है? अब्दुल की बातों का जवाब देते हुए रोहित ने अपनी गहरी आवाज में कहा, यह मेरी बेटी है। रोहित के मुंह से यह सुनते ही अब्दुल हैरान रह गया था। आर्यन को अब इस बात का डर लगने लगा था कि रोहित को जब पता चल गया है कि रिया उसकी बेटी है तो जरूर वह आर्यन की बहन को मॉम के पास से छीनने की कोशिश करेगा। जैसे ही अब्दुल कमरे से बाहर जाने लगा, रोहित ने अब्दुल को रोकते हुए कहा, देखो, मैंने सिर्फ एक अंदाजा लगाया है, मैं यह बात सिक्योरिटी से नहीं कह सकता। तुम इतना ध्यान रखना कि यह बात कमरे से बाहर न जाए। अब्दुल, जिसके चेहरे पर अभी भी परेशानी और घबराहट साफ नजर आ रही थी, उसने हाँ में अपना सर हिलाते हुए रोहित से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा।
इस बात की गहराई तक तो मैं खुद ही पहुंचना चाहता था। यह कहते हुए अब्दुल तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गया। आर्यन को अपने पापा की ओर देखकर उन पर तरस आने लगा था। वह यह बात सुनकर हैरान था कि अभी भी रोहित को शक था कि शायद रिया उसकी बेटी है। उसे इस बात का पक्का यकीन नहीं था। रोहित हमेशा से आर्यन से कहता था कि आईक्यू में उसका स्कोर 300 के आसपास है, मगर इतने हाई स्कोर वाले आदमी को अभी भी इस बात पर शक था कि रिया उसकी बेटी है या नहीं, जबकि उसके सामने इस बात के काफी सबूत मिल गए थे, जैसे अचानक ही आर्यन की पर्सनालिटी में एक लड़की का आ जाना, बार बार अनिका का रोहित से आर्यन के बारे में जिक्र करना, यहाँ तक कि आर्यन को यह भी पता था कि कई बार रिया रोहित को डैडी कह के भी बुलाया करती थी। इतने सारे सबूत होने के बावजूद रोहित अब तक यह नहीं समझ पाया था कि रिया उसी की बेटी थी। अब इतने सारे सबूत सामने होने के बावजूद रोहित ने अब्दुल से कहकर रिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकलवाने को कहा था। अपने दोनों हाथ फोल्ड करके आर्यन ने दबी हुई आवाज में अपने डैडी से पूछा, डैडी क्या आप श्योर हैं कि आपका आईक्यू स्कोर हमेशा 300 के ऊपर रहता है? गहरी सोच से बाहर निकलते हुए रोहित ने आर्यन की ओर देखकर उससे पूछा, क्या तुमने अपनी बहन को पहले देखा है? आर्यन ने हड़बड़ाती हुई आवाज में रोहित की इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मैंने नहीं देखा। आर्यन का जवाब सुनते ही रोहित की नजरें फिर से लाइव स्ट्रीम पर पड़ी। रोहित के ठीक बगल में खड़े होकर अब आर्यन भी रोहित के साथ साथ रिया का गेम रोहित के मोबाइल पर देखने लगा। आर्यन को पता था अगर रिया को सपोर्ट में 30,000 टोकन नहीं मिले तो यह गेम वह हार जाएगी और साथ ही इस चैंपियनशिप से भी बाहर हो जाएगी। आर्यन किसी भी तरह से अपनी बहन की मदद करना चाहता था, इसलिए आर्यन ने रोहित से कहा, देखिए मेरी बहन इस वक्त मुसीबत में है, क्या आप 30,000 टोकन देकर उसकी मदद नहीं करना चाहेंगे? इस तरह मेरी बहन की नजर में आप एक हीरो बन जाएंगे, इससे आप दोनों का फायदा होगा। आर्यन की बात सुनकर रोहित आर्यन की ओर देखने लगा। कुछ सोचने के बाद उसने आर्यन से कहा, वैसे तो हमारे रिश्ते को किसी फायदे या नुकसान से नहीं तौला जा सकता है, मगर हाँ मारवा खानदान की बेटी किसी के सामने हार जाए यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं। आखिर वह मेरी बेटी है, मैं उसे हारने नहीं दूंगा। जैसे ही रोहित ने अपने अकाउंट से 30,000 टोकन खरीद सके उतने पैसे रिफिल किए, रोहित ने देखा कि अचानक ही रिया की लाइव स्ट्रीम पर वर्चुअल गिफ्ट की बारिश होने लगी थी। जब रोहित ने देखा कि रिया को कम पड़ने वाले 30,000 टोकन मिल चुके थे तो हैरान होकर रोहित ने भेजने वाले की आईडी पर टैप किया। रिया के फैन नानू ने 50,000 टोकन लिटिल एंजल के सपोर्ट में भेजते हुए लिखा था, अगर तुम गेम जल्दी शुरू करने वाली हो तो मुझसे कह दिया करो, मैं उसी टाइम पर आ जाऊंगा और इस तरह तुम्हें अगर कोई परेशान करे तो तुम मुझे सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेज भी कर सकती हो। तुम्हारा मैसेज मिलते ही मैं तुम्हें ऐसे लोगों के कमेंट और ट्रोलिंग से बचा लूंगा, मगर याद रखना तुम्हारे फैन नानू तुम्हें हारने नहीं देंगे। रिया ने माइक पर खुशी से अपने फैन नानू को विश करते हुए कहा, थैंक यू सो मच फैन नानू, आई लव यू अलॉट। और मुझे बताइए कि आप आज कैसे हो, आज आपने गर्मा गर्म सूप पिया या नहीं? यह कहते हुए रिया फिर से अपने फॉर्म में आ गई थी और एक के बाद एक किंग गेमर को झटके देने लगी थी। किंग गेमर और रिया के बीच के पॉइंट का फासला भी अब घटने लगा था। रोहित ने अपना मोबाइल एक बार जोर से अपने सर पर पटक दिया। रोहित अभी लिटिल एंजल की मदद में 30,000 टोकन भेजने ही वाला था कि एक सेकंड पहले फैन नानू ने लिटिल एंजल की मदद करके रोहित की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। लिटिल एंजल की नजरों में फिर से हीरो बनने का एक बहुत बड़ा चांस रोहित ने घुमा दिया था, मगर इस बार रोहित ने एक गेमर नहीं बल्कि अपनी बेटी की नजरों में हीरो बनने का चांस गंवाया था। रोहित के ठीक बगल में खड़ा हुआ आर्यन मुंह खोलकर बिना कुछ बोले बस रोहित को देखे जा रहा था। कुछ ही सेकंड में करोड़ों रुपए की डीलिंग करने वाला आर्यन का बाप आज अचानक ही उसे बहुत गरीब लगने लगा था। तभी अचानक सनी दौड़ते हुए स्टडी रूम में आया और हाँफती हुई आवाज में रोहित से कहने लगा, भैया मुझे 3 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, मेरी गुरु लिटिल एंजल को मेरी जरूरत है।